हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिसमें हमने फ्रेंच के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एंड आज हम इस सेशन में फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग करेंगे। जो फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी है, इसकी फीचर्स क्या है एंड इसके ग्रोथ के कौन कौन से मेन कोजेस हैं। तो पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी टर्म है, इसका ओरिजिनेशन है वो भी फ्रांस से हुआ है। तो ब्यूरो वर्ड भी फ्रांस से आया है, ब्यूरो के साथ क्रेसी लग जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी फ्रांस की ही देन है। तो जो फ्रेंच है, फ्रेंच में ब्यूरो का मीनिंग होता है डेस्क और ऑफिस। मीनिंग जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो सिविल सर्वेंट्स थे, वो अपने अपने डेस्क पर, अपने ऑफिस में, रूम में बैठकर जो भी काम करते थे, उनके नाम से उनको ब्यूरो कहा जाने लगा। टाइम के साथ इनके पास बहुत सारी पावर आ गई, तो ग्रीक वर्ड क्रेसी ऐड हो गया, जिसका मीनिंग होता है रूल। तो ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या हो गया? जो ऑफिस में बैठकर अपनी अथॉरिटी को, पावर को यूज करते हैं, हम उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो रोल ऑफ ऑफिशियल्स, यही क्या है ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? जे परमानेंट होती है, जे एक्सपर्ट होते हैं, अपने काम में पूरी तरह से स्किल्ड होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको रन जे ही करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के बिना हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ही नहीं कर सकता। तो ब्यूरोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूट्स द परमानेंट, नॉन पॉलिटिकल, प्रोफेशनल, ट्रेन्ड एग्जीक्यूटिव्स who runs the administration of the state। जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन करते हैं। जे परमानेंट भी है, नॉन पॉलिटिकल भी हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेशन नहीं रखते, अपने अपने काम में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं। तो ये हुआ ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग। अगर आप इसका डेप्थ में ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग देखना चाहते हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग फीचर्स दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे आप ब्यूरोक्रेसी का डिटेल मीनिंग भी देख सकते हो। तो अब मीनिंग करने के बाद हम फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी है, इसकी फीचर्स को करते हैं। इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो कौन कौन सी है? वैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एक ब्यूरोक्रेसी में होती हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। तो जो फर्स्ट 4 फीचर्स है, ये कॉमन है, हर एक कंट्री की ब्यूरोक्रेसी के पास यही फीचर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज परमानेंट इन कैरेक्टर। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं परमानेंट होते हैं। परमानेंट मीनिंग जब तक ये रिटायर्ड नहीं होते हैं तब तक ये अपनी जॉब पर बने रहते हैं, अपना काम करते हैं। तो इनका कैरेक्टर कौन सा होता है? परमानेंट है। ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेट को हम टेम्परेरी बेसिस पर अपॉइंट करते हैं। नंबर 2, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? हर एक कंट्री में होता है। तो जैसे टॉप पर 1 या 2 पर्सन्स होते हैं, जो इसके बाद जो नीचे के लेवल हैं, इन पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, इनकी हायरार्की बनी होती है। तो हर एक जो ऑफिशियल है वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है। इस तरह हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। थर्ड वन इज प्रोफेशनल, ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट क्लास। ये क्लास कौन सी है? अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इनकी फिक्स्ड सैलरी होती है एंड इनको अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो पे स्केल हर एक कंट्री का अपना अपना होता है, लेकिन इनकी सैलरी फिक्स्ड ही रहती है, जिसको कभी भी इनके टाइम पीरियड में जब तक ये जॉब कर रहे हैं, अपनी सर्विस के दौरान इनको कम नहीं किया जा सकता। तो ये फीचर्स तो कॉमन होगी। और उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स है जो फ्रांस में ही मिलती हैं। फर्स्ट वन इज मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। अगर हम अपने कैबिनेट देखते हैं, कैबिनेट में कौन से मेंबर होते हैं? जो पॉलिटिकल फील्ड से होते हैं। अगर हम एमएलए की बात करते हैं, किसी स्टेट की है तो उसके एमएलए है वही कैबिनेट का पार्ट बनेंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जो हमारे एमपीस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वही कैबिनेट को फॉर्म करते हैं। लेकिन फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी में क्या है? जो कैबिनेट है इसमें जंग स्पेशलिस्ट, ट्रेंड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। देन दे मेक मोर इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग डिफरेंट सेक्टर्स। मीन जितने भी इकोनॉमिक के सेक्टर है उनके रिगार्डिंग डिसीजन कौन लेता है? ब्यूरोक्रेट्स ही लेते हैं। अगर हम कहते हैं इकोनॉमिक मैटर है, जैसे कहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, डिस इन्वेस्टमेंट करनी है, बजट कैसा होगा, ये सब डिसीजन कौन लेता है? ये फ्रेंच ब्यूरोक्रेट्स ही लेते हैं।
क्योंकि फ्रांस में जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स को इतनी पावर देता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। नेक्स्ट इज फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी इंजॉयज ग्रेट अथॉरिटी एंड ऑटोनमी। जितनी अथॉरिटी एंड ऑटोनमी फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी के पास है, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी के पास इतनी अथॉरिटी एंड इतनी ऑटोनमी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सबसे एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ही मानी जाती है। इतनी अथॉरिटी के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है अपना काम करने में। वर्ल्ड में सबसे फेमस फ्रांस की ही ब्यूरोक्रेसी है। नेक्स्ट इज French bureaucracy is more powerful than is true in most comparable nation। अगर हम किसी भी comparable nation यूके के साथ, यूएसए के साथ, इंडिया के साथ या फिर उसकी यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल ब्यूरोक्रेसी कहाँ है? वो फ्रांस में ही मिलती है। तो ये फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी की कुछ फीचर्स हैं। तो अब हम करते हैं कॉजेस ऑफ मोर पावरफुल फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी। जो फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी है बहुत ज्यादा ऑटोनमी है, बहुत ज्यादा पावर है। इसके पास इतनी ऑटोनमी, इतनी पावर्स क्यों दी गई हैं? इसके 3 कॉजेस हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट। मीनिंग वहां पर ड्यूअल सिस्टम है, वहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो पावर्स हैं, कुछ पावर्स को प्रेसिडेंट यूज करते हैं, कुछ को गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके प्रॉपर डिवीजन नहीं की गई है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होता है। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जैसे यूएसए है, वहां पर सभी पावर प्रेसिडेंट यूज करते हैं। लेकिन वहां पर फ्रांस में क्या है? फ्रांस में जो प्रेसिडेंट है ना ही नॉमिनल हेड है ना ही रियल हेड है। तो इसकी जो पावर्स है इनको डिवाइड किया गया है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट। इसलिए प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कमी है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड लेस लेजिस्लेशन पावर्स टू द पार्लियामेंट। एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट को इतनी ज्यादा पावर्स नहीं देता जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन वहां का फ्रांस का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास बहुत ही कम लेजिस्लेशन पावर्स हैं। इसलिए वो हर एक डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग लॉ नहीं बना सकती। तो लॉ कौन बना सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑथोराइज्ड to issue necessary directions और regulations। जो नेसेसरी डायरेक्शन और रेगुलेशंस है, जो रूल्स बनाने हैं, लेजिस्लेशन बनाने हैं, इसके लिए रूल कौन बनाएगा? जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट अपने रिगार्डिंग रूल्स बनाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, खुद रूल्स बनाएगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो अपने आप बनाएगा। मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, हर एक सेक्टर के पास अपनी अपनी अथॉरिटी है। एंड लास्ट वन इज कैबिनेट इज रिक्रूटेड फ्रॉम द रैंक ऑफ टैलेंटेड राइजिंग यंग एडमिनिस्ट्रेटर। जो कैबिनेट है इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उससे फॉर्म नहीं की जाती, इसमें यंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के मेंबर इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लेजिस्लेशन की पावर्स किसके पास हैं? ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ज्यादा है अगर हम इसकी पार्लियामेंट की कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए जो फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके पास बहुत सी ऑटोनमी है, लेकिन स्टिल बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करी है। विद दिस फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।